नमस्ते दोस्तों। समकालीन हिंदी साहित्य के शीर्ष लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले लेखक पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। जाल फेंक रे मछेरे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सकीना, अभी बात इतनी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है कि ताहिर को वहाँ भेजने की बात की जाए। अरे अभी तो बस बात चली ही है। खुदा ना करे कि कल को बात आगे ही नहीं बढ़ पाए, फिजूल में बदनामी होगी दोनों तरफ की। थोड़ा ताहिर को समझाओ कि इतना आना जाना ना करे वहाँ। आंगन में खाट पर बैठी फरीदा ने कुछ दबी हुई आवाज़ में कहा। कहते समय फरीदा ने अपने हाथ के सौरते को थोड़ी देर रोक दिया। बात पूरी होते ही एक बार फिर छालियाँ कतरने लगी। फरीदा ने ये बात अपनी देवरानी सकीना से कही, जो आंगन के दूसरे सिरे पर बने हुए चूल्हे के पास बैठी मछली के टुकड़े करने में जुटी हुई है। फरीदा की बात सुनकर सकीना के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। सकीना के चेहरे पर एकदम तेज़ गुस्से के भाव आए, जिन्हें उसने कोशिश करके जब्त कर लिया। ए भाभी, ऐसी बात तो मुँह से मत निकालो। क्या कमी है मेरे ताहिर में? माशा अल्लाह, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसा ज़हीन और हसीन लड़का नहीं मिलने वाला किसी को। क्यों बात आगे नहीं बढ़ेगी? बात तो आगे बढ़ ही चुकी है। मैं तो भाईजान से यही कहने आई हूँ कि चलो और चलकर बात को पक्की कर दो। ताहिर कह रहा है कि बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी करेंगे सब कुछ। सकीना की आवाज़ में कुछ झुंझलाहट और गुस्सा भी है, जो उभर कर पूरी तरह सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जेठानी से बात कर रही है वो। सकीना और फरीदा दोनों देवरानी जेठानी हैं। फरीदा की शादी अनीस के साथ हुई है तो सकीना के छोटे भाई आजम के साथ। दोनों भाई अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन दोनों शहरों के बीच बस 20 किलोमीटर का ही फासला होने के कारण दोनों के परिवार एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन, ईद, ये सब एक ही जगह मनाए जाते हैं, अक्सर बड़े भाई अनीस के घर। हाँ, बस ईद बकरीद 2 दिन मनती है। पहले दिन सारे इकट्ठा होते हैं अनीस के घर और दूसरे दिन आज़म के घर। अनीस के 3 बच्चे हैं और तीनों की शादी हो चुकी हैं। दोनों बड़ी बेटियों की शादी 2 साल पहले और छोटे बेटे जुनैद की शादी अभी पिछले ही साल हुई है। आज़म के भी 3 ही बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा ताहिर और फिर 2 बेटियाँ। अनीस और आज़म के बच्चों में सगे भाई बहनों की ही तरह अपनापा है। जब ये सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि चचेरे भाई बहनें हैं, सगे नहीं हैं। अनीस और आजम का भी यही हाल है कि एक दूसरे से पूछे बिना घर में चम्मच तक भी नहीं खरीदी जाती है। अनीस के घर कुछ भी होना हो तो अनीस का पहला वाक्य होता है, आजम से पूछ लो। और यही हाल आजम के घर होता है, भाईजान से पूछ लो। मगर ये हालत देवरानी जेठानी के बीच आकर जरा बदल जाती है। इस बदल जाने के पीछे भी वजह है। वजह यह है कि अनीस की आर्थिक स्थिति जरा बेहतर है। बेहतर होने के कारण है सरकारी नौकरी। आज़म का अपना काम है। फरीदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि संबंध अच्छे बने रहें, लेकिन सकीना के मन में कोई गांठ सी है जो दोनों के बीच के संबंधों को सामान्य नहीं होने देती। ये गांठ है आर्थिक रूप से पीछे होने की गांठ। हालांकि कमी कोई आजम के घर में भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सी सरकारी नौकरी और उस नौकरी से हर महीने मिलने वाली बंधी हुई तनख्वाह से घर में एक प्रकार का भरापन दिखाई देता है। वो भरापन अनीस के घर में है। ऊपर जो संवाद हो रहा है वो ताहिर को ही लेकर हो रहा है, आजम के बड़े बेटे को लेकर। अनीस के यहाँ तो सारी शादियाँ हो चुकी हैं, आजम के यहाँ ताहिर से ही शुरुआत होनी है शादियों की। अनीस ने कह रखा है कि आज़म के भी 3 बच्चों की शादियां वो ही करेगा, और इस पर फरीदा की भी सहमति है। लेकिन फरीदा ने ये कह रखा है कि ताहिर के लिए लड़की सकीना और आज़म ही देखें, क्योंकि बहू के साथ सकीना को ही रहना है। ताहिर अपने बड़े अब्बा और अम्मी पर सगे अब्बा अम्मी से भी ज़्यादा जान छिड़कता है। यही हाल दोनों छोटी बहनों का भी है। मगर फरीदा ने ताहिर के लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी से अपने आप को कुछ सोचकर अलग किया हुआ है। उसे मालूम है कि जो भी लड़की आएगी उसके साथ सकीना की ज़्यादा दिन तक पटने वाली नहीं है।
अगर फरीदा की पसंद की लड़की होगी तो फिर बाद में फरीदा को जीवन भर इसी बात पर ताने सुनने पड़ेंगे। हालांकि सकीना अभी भी फरीदा को सीधे ताने सुनाने की हिम्मत नहीं कर पाती है, लेकिन वो बातों की चाशनी में घोलकर इतना कुछ सुना देती है कि अलग से ताने सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बात अलग है कि अनीस के सामने जाने और आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है उसकी। फरीदा को यह भी पता है कि भरी हुई सकीना का गुस्सा घर जाकर आज़म पर ही उतरता है। पहले बच्चों पर उतरता था, मगर अब बच्चे बड़े हो गए हैं। अब तो सकीना के लिए पूरा गुस्सा आज़म पर उतारने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। आए दिन दोनों मियाँ बीबी के बीच झगड़े होते रहते हैं। झगड़े की असल वजह हमेशा एक ही होती है, कहीं से छप्पर फाड़ कर पैसा लाया जाए, इतना कि उन लोगों का जीवन स्तर अनीस के परिवार से भी ऊपर हो जाए। जब भी ये लोग अनीस के घर से लौटते हैं तो सकीना का आज़म पर कुछ दिनों तक छप्पर फाड़ दौलत का दबाव बना रहता है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों तक घर में खूब कलह भी होती है। ताहिर क्या बस तुम्हारा ही है? माशा अल्लाह, नज़र ना लगे किसी की, लाखों में एक है हमारा लड़का। हमारे लिए तो जुनैद से भी बढ़कर है ताहिर। मैंने तो बस एक बात कही है, आजकल वक्त बहुत ख़राब है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी रोक लगाओ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छी लड़की है, अच्छा घर बार है, तो पक्की कर दो बात, मगर पहले सब देख समझ लो। मैं और ताहिर के बड़े अब्बा हम सबसे आखिर में आएंगे। लड़की को तुम्हारे साथ रहना है, तुम देखो समझो। फरीदा ने देवरानी की आवाज़ के पीछे छिपे तंज़ को समझकर कुछ मीठी आवाज़ करते हुए समझाइश के अंदाज में कहा, मैंने तो सब देख समझ लिया है भाभी। लड़की सुंदर है, अच्छे ख़ानदान की है, और क्या चाहिए। उस पर खुदा ने मालो दौलत भी खूब अता की है। आप और भाईजान चलकर लड़की के हाथ में चूड़ियों के पैसे दे आओ तो बात पक्की हो। सकीना ने जेठानी की आवाज़ को समझकर कुछ धीमी आवाज़ में कहा। उसके लिए कौन मना कर रहा है, पर जुनैद के अब्बू का कहना है कि लड़की की माँ खूब तेज़ है, किसी रिश्तेदार से बनती नहीं है, उसकी दो घड़ी को भी सारे रिश्तेदारों से झगड़ा कर रखा है, किसी भी रिश्तेदार के घर आना जाना नहीं है उनका। उस पर यह कि शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, इकलौती लड़की है बस, ना कोई भाई ना बहन। अरे निकाह का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि बस लड़के और लड़की की शादी हो जाए। रिश्तेदारी होती है तो दोनों तरफ से लोग भी तो जुड़ते हैं आपस में, और फिर कोई रिश्तेदार हो बीच में तो भी अपन सोचें कि चलो कोई तो है बीच में, मगर उनके यहाँ तो सबका ही आना जाना बंद है, कौन आएगा बीच में। फरीदा ने सरौते से छालियाँ कतरते हुए बिना सकीना की तरफ देखे कहा, मुमानी ने बताया है रिश्ता, तुम्हें तो पता है भाभी कि उनकी खाला लगती है लड़की की माँ। और अकेली लड़की का तो ये है भाभी कि बेटी पैदा होते ही शौहर का इंतकाल हो गया, तो भाई बहन कहाँ से आते। बच्चे पैदा करने के लिए मर्द की ज़रूरत तो होती है, हवा में से तो बच्चा पैदा होने से रहे। सकीना ने सारा गुस्सा मछली पर निकालते हुए बिना सिर उठाए उत्तर दिया। सकीना के कड़वे उत्तर और अंत में कही गई बात को सुनकर फरीदा का हाथ एक पल को रुक गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को काबू में कर लिया। तुम्हारी मुमानी ने रिश्ता बताया है, अच्छी बात है, पर मुमानी से ये तो पूछो कि खुद क्यों नहीं जाती हैं अपनी खाला के घर। कल को कोई झगड़ा टंटा पैदा हुआ तो बीच में आएंगी तुम्हारी मुमानी। तुम्हारी मुमानी ने तो उनके घर न जाने की कसम उठा रखी है, सगे वाले से तो बन नहीं रही है, तुम तो फिर ठहरी दूर की। इस बार फरीदा ने भी सकीना के तल्ख उत्तर की ही तरह थोड़ी तल्ख बात कही। जिस बात को लेकर दोनों देवरानी जिठानी के बीच बहस चल रही है, उसका लब्बो लुआब ये है कि ताहिर की शादी को लेकर साल भर से सकीना प्रयास में लगी हुई है। महीने भर पहले इंदौर में एक जगह बात जमती हुई सी दिख रही है। लड़की और उसकी माँ, बस ये दो ही हैं घर में। लड़की के पिता की मौत लड़की के पैदा होने के कुछ साल बाद ही हो गई थी। इंदौर में अच्छी जगह पर अपना खुद का मकान है, जिसमें नीचे की तरफ दुकानें हैं और ऊपर ये लोग रहते हैं। इंदौर जैसे व्यावसायिक और मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर में मौके की जगह पर मकान और दुकान होना बहुत बड़ी बात है। शौहर के मरने के बाद सारी संपत्ति लड़की की माँ के नाम हो गई और माँ के बाद सब कुछ लड़की दामाद के नाम होना है।
लड़की की माँ बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है, इतनी कि किसी भी रिश्तेदार से इसकी बनती नहीं। शौहर की तरफ के रिश्तेदारों से तो संपत्ति के कारण जो झगड़ा हुआ उसके कारण दूरी हो गई, और अपने मायके के रिश्तेदारों से दूरी इसलिए बना ली कि कहीं कोई मदद न मांग ले। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी रिश्तेदारी में लड़की की माँ का नाम उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण मशहूर है। यूँ दबी जुबान में बातें तो और भी बहुत की जाती हैं, वही बातें जो किसी भी अकेली रह रही औरत को लेकर की जाती हैं। इन बातों के पीछे का कारण ये है कि लड़की की माँ ने अपने घर में किसी का भी आना जाना लगभग प्रतिबंधित ही कर रखा है। रिश्तेदारों से झगड़ा करके उनका आना बंद कर दिया, और बाकी किसी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाए। रिश्तेदारी की शादी ब्याह में जब लोग जुटते हैं तो मजाक मजाक में ये भी कहा जाता है कि उज्जैन वाली के वहाँ तो सीढ़ी में पैर रखते हुए ही डर लगता है। लड़की के माँ का मायका चूँकि उज्जैन में है, इसलिए रिश्तेदारी में उसे उज्जैन वाली कहा जाता है। तो रिश्तेदारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सीढ़ी पर पैर रखते बस यहीं से तिलस्मे होशरुबा का दरवाज़ा खुलने वाला है। कौन जाने किस सीढ़ी पर कौन सा जिन्न आकर पैर पकड़ ले। सकीना ने ताहिर का रिश्ता यहीं करने को लेकर जैसे एक जिद सी ठान ली है। इस जिद के पीछे भी एक कारण है इंदौर जैसे शहर की वो सारी संपत्ति जो अंततः लड़की और उसके होने वाले पति के ही नाम होनी है। यह कहा जाए तो भी गलत नहीं है कि सकीना को लड़की नहीं बल्कि इंदौर के मेन मार्केट की वो बिल्डिंग पसंद आ गई है जिसमें वो मकान और दुकान है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि सकीना ने ताहिर के लिए लड़की पसंद नहीं की है बल्कि वो बिल्डिंग पसंद की है। उस जगह रिश्ता जोड़ने को लेकर पूरी रिश्तेदारी मुखालफत कर रही है, मगर सकीना किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। रिश्तेदारों का दबाव अब पूरी तरह अनीस और फरीदा पर आ गया है इस रिश्ते को लेकर। इसी बात को लेकर फरीदा ने बात छेड़ी थी, मगर सकीना उसकी हर बात को अपने उत्तरों से काट रही है। किसकी किसके साथ बन रही है कि नहीं बन रही है उससे हमें क्या, और मुमानी का तो यूँ कहना है कि मुझे खाला से क्या लेना देना। मेरे लिए तो सबा मेरी खालाजाद बहन है, तो उसकी शादी के लिए तो मेरे से जो भी बन पड़ेगा वो करूँगी, भले ही ना हो आना जाना उस घर में। और भाभी हमारे लिए तो आप लोग ही सब कुछ हो, भाईजान और आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। उसकी माँ से हमें क्या करना, सबा तो अल्लाह मियाँ की गाय है, जुबान तो जैसे उसके मुंह में है ही नहीं, कुछ पूछो तो बस सिर हिलाकर ही जवाब देती है। होती रहे उसकी माँ झगड़ैल, हमें ताहिर की शादी माँ से थोड़ी ही करनी है, बेटी से करनी है। आप और भाईजान एक बार देख तो लो सबा को। अरे क्या इतनी सी बात भी नहीं रखोगी अपनी छोटी बहन की? मैंने कब तुम्हें भाभी माना, मेरे लिए तो बड़ी बहन ही हो तुम। अप्पी खुदा जानता है अगर तुम ना होती तो मैं तो कभी ना रुकती तुम्हारे देवर के पास, कभी की चली गई होती देवास वापस अपने मायके। ये तो भाईजान का और तुम्हारा प्यार है जिसकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। सकीना ने हर वार को बेकार होते देख इस बार थोड़ा अपनेपन की चाशनी में लपेटकर बात कही। अंतिम वाक्य कहते हुए दुपट्टे के छोर से अपनी आंखों को इस प्रकार पोंछ लिया जैसे रो रही हो, और साथ में सिसकने भी लगी। अये इसमें बच्चों की तरह रोने की क्या बात है सक्को? जरा से में भाँ भाँ करके टसुए बहाने लग पड़ती है। अरे मेरे लिए तो तू छोटी बहन से कम नहीं है, चल अब चुप हो जा, अच्छे काम में रो के ऐब के लक्षण मत कर। मैं तो बस समझा रही हूँ कि अच्छे से देख समझ लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसी में ताहिर की भलाई है तो मुझे या जुनैद के अब्बू को भला क्या एतराज़ हो सकता है। हमारे लिए तो जैसा जुनैद वैसा ताहिर, ताहिर की खुशी में ही हमारी खुशी है। फरीदा ने सकीना को रोते देखा तो बात को ख़त्म करने के उद्देश्य से कहा, और कतरी हुई सुपारी के कुछ टुकड़े हथेली पर रखकर उस पर चूना और तंबाकू डालकर दूसरे हाथ के अंगूठे से उन्हें मसलने लगी। ए अप्पी एक बार देख तो लो सबा को चल के, मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी। जो छोटी बहन मानो हो तो छोटी बहन की जिद भी पूरी करो। सकीना ने दांव चलते देखा तो एकदम भाभी के संबोधन से अप्पी पर आ गई। जरा सा मुँह फुलाकर रूठने के अंदाज में बात कही उसने इस बार। अरे तो उसमें देखना क्या है, इतनी बार तो देखा है सबा को, अभी तेरी मोमानी की बेटी की शादी में ही देखा था पिछले साल।
साल में बदल थोड़ी गई होगी कि फिर से देखनी पड़े। लड़की तो अच्छी है, सुंदर है, ताहिर के साथ जोड़ी खूब जमेगी उसकी। अपना लड़का कौन कम है, शहजादा लगे है एकदम। पर हाँ, लड़की बोले जरा कम है, कुछ पूछो तो बस बिटर बिटर अपनी माँ की तरफ देखने लग पड़े हैं। फिर भी मैं लड़की की कुछ थोड़े कह रही हूँ, मेरा मन तो बस उसकी माँ की सोच कर ही आगे पीछे हो रहा है। माशा अल्लाह, हीरे सा लड़का है हमारा, खुदा ना करे कल को कहीं कुछ। फरीदा ने बात को कहते हुए बीच में ही छोड़ दिया। अरे अप्पी, तुम तो बस यूं ही घबराती हो। ताहिर को सबा से शादी करनी है, उसकी अम्मी से नहीं। अपने को क्या लेना देना उसकी माँ से। और कम बोलने की बात तो यूं समझ लो कि तुम ही कहा करो हो कि सक्को तू बहुत बोले है। तो अच्छी बात है ना, कम बोलने वाली बहू आएगी तो तुम्हारा सिर कम दुखेगा। जो दोनों सास बहू एक सी मिल गईं तो तुम्हारा क्या हाल होगा खुदा ही जाने। सकीना ने हंसते हुए कहा। ये तो तूने सही कही, पर सुन, एक बार ताहिर का मन भी टटोल ले पहले। शादी ब्याह में किसी लड़की को देखना बात अलग है और अपनी शादी के लिए देखना अलग बात है। पहले लड़के की रज़ा जान ले, फिर आगे बढ़ना। हमारी तुम्हारी रज़ा से कुछ नहीं होता। जिसको ज़िंदगी काटनी है उसकी रज़ा ज़रूरी होती है। फरीदा ने सकीना की नौटंकी देखी तो कुछ मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। सकीना का चेहरा फरीदा की बात सुनकर एकदम खिल गया। उसने उसके बाद कोई बात नहीं की। थाली में रखे हुए मछली के टुकड़े चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई के खौलते हुए तेल में छोड़ने लगी। छुन्न छुन्न की आवाज़ के साथ वो टुकड़े खौलते हुए तेल में गिरकर वहीं खदबदाने लगे। ए बेटा, अब तू देवास तक तो जा ही रहा है, वहाँ से मामू की मोटरसाइकिल लेकर इंदौर तक भी चले जाना। इतनी सी दूर की तो बात है, बस जाना और आना है। कब से बुला रखा है उन्होंने। चला जा बेटा, सकीना ने कुछ चिरौरी करते हुए कहा ताहिर से। ताहिर अपने अब्बा की दुकान का सामान लेने के लिए देवास जा रहा है। देवास में ही सकीना का मायका या ताहिर का ननिहाल भी है। महीने 15 दिन में या कभी कभी और जल्दी भी ताहिर अपने अब्बू की दुकान के लिए सामान लाने देवास जाता रहता है। पहले आज़म ही जाया करता था सामान लाने, लेकिन जब से ताहिर बड़ा हुआ है उसने ये जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। सुबह निकलता है, दिन भर देवास में होलसेल मार्केट में सामान की खरीद करके सामान को ट्रांसपोर्ट पे बुक करवा देता है और शाम होने से पहले ननिहाल पहुंच जाता है। वहाँ खाना वाना खाकर कुछ देर रुकता है, मामू से, मुमानी से, नानी से बतियाता है, फिर बस पकड़कर वापस लौट आता है अपने घर। देवास से उसके कस्बे की दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है। 1.5-2 घंटे में देवास से अपने कस्बे पहुंच जाता है वो। इस बार जब से सकीना अपने जेठ के घर से लौटी है तब से उसने ताहिर के रिश्ते को लेकर गतिविधियां तेज कर दी हैं। फरीदा द्वारा कही गई बात एक बार ताहिर का मन भी टटोल ले पहले को उसने जेठ और जेठानी की रजामंदी मानते हुए अपनी तरफ से कोशिशें बढ़ा दी हैं। वैसे भी सकीना को जेठ और जेठानी से बस ज़रा से इशारे भर की ही रजामंदी चाहिए थी, वो भी केवल ओट के लिए कि हमने तो सबसे पूछ के, बड़ों से मशवरा करके ही बात को आगे बढ़ाया था। फरीदा ने इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दी कि नहीं, ये बात तो खुद फरीदा को भी पता नहीं है। उसने तो बस टालने के लिए कह दिया था कि ताहिर को देख समझ लेने तो पहले। अम्मी, तुम शक्कर खा के पीछे पड़ जाती हो। मैं देवास जा रहा हूँ सामान लेने, शाम तक वापस भी आ जाऊँगा। इंदौर के चक्कर में पड़ा तो रात हो जाएगी, फिर वहाँ सड़क से उतरकर घर तक पैदल आना पड़ता है। 10 पुलिस वाले रोकते हैं रास्ते में। ताहिर ने कुछ झुंझलाते हुए कहा। जवान जहाँ लड़के हो, रात हो गई तो क्या हो जाएगा। बेचारी कितने दिन से कह रही हैं कि ताहिर को भेज दो एक बार। कोई बड़ा कह रहा है तो उसकी बात भी नहीं मानोगे क्या। नहीं करना हो तो मत करना रिश्ता, पर एक बार जाने में क्या दिक्कत है। अपने भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे वे। जवान लड़की है, 10 जगह रिश्ते की बात चलती है। सकीना ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की ताहिर को। आप चली जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। अभी से कैसे चला जाऊं मैं। बड़े अब्बा को पता चल गया तो हजामत बना देंगे मेरी। आपको कुछ समझ में तो आता नहीं है, बस पीछे पड़ जाती हो। नहीं जाऊंगा मैं, ताहिर ने जूते के बंद बांधते हुए कुछ गुस्से में कहा। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मेरे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं ही मरती रहूं सबके लिए, मेरे लिए कोई इतनी सी बात भी नहीं करने वाला। मत जाओ, कोई मत करो कुछ भी। या खुदा,
भेज दे तू तो मलकुल मौत को, ले जाए मुझे इसी घड़ी। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कब्र में ही जाकर सो रहो। कहते हुए सकीना धम्म से देहरी के पास ही बैठ गई और दुपट्टे में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। अब इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा टाइम मिला तो, ताहिर ने पहले कुछ झुंझलाते हुए और फिर थोड़े ठंडे स्वर में कहा। सच्ची? देहरी पर बैठी रो रही सकीना ताहिर की बात सुनते ही एकदम उठ खड़ी हुई। अरे मेरे लाल, तूने आज अपनी अम्मी की बात रख ली, खुदा खूब बरकत दे तुझे। ठहर, मैं अभी मुमानी को बता देती हूँ कि तू आज जा रहा है वहाँ, वो भी खुश हो जाएंगी बहुत, उनकी भी बात अटकी हुई है। कहते हुए सकीना ने कमर में खुसी हुई कशीदाकारी की हुई थैली में लटक रहा अपना मोबाइल निकाल लिया। अरे अरे, अभी खबर मत करो, खुदा जाने देवास में कितना वक्त लगता है सामान खरीदने में। अब्बू ने बहुत लंबी लिस्ट दी है सामान की, अगर जल्दी फ्री हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं हो पाया तो नहीं जाऊंगा। खबर मत करो, वे लोग इंतज़ार करेंगे फिर, ताहिर ने कुछ समझाते हुए कहा। तो इसमें क्या है, जवान जहान लौंडे हो, फर्ज से मोटरसाइकिल लेकर जाना मामू की और सर से वापस आ जाना। यूँ तो यहाँ गलियों में दिन भर हुम हुम करके मोटरसाइकिल भगाते रहते हो। चले जाना मेरे लाल, तेरी अम्मी की बात का वज़न रह जाएगा। अब तुझसे ही तो आस है मुझे, नहीं तो कब की कुछ खा के सो रहती। बेटा चला जाइए, 2 घड़ी मेरी बात रह जाएगी, ना हो तो रात मामू के यहाँ देवास में रुक जाना, सुबह आ जाना यहाँ। कहते हुए सकीना सांस लेने को रुकी, फिर जरा भाव बदलते हुए बोली। अब नहीं सुनूंगी तेरी एक भी, जाना है मतलब जाना है। अम्मी हूँ तेरी, इतना तो हक है मेरा तुझ पर। जा रही हूँ मैं मुमानी को बताने कि इंदौर वालों को खबर कर दें कि आज ताहिर मियाँ आ रहे हैं। कहते हुए सकीना ताहिर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही बाहर चली गई। ताहिर उस दिन देवास से अपने मामू की मोटरसाइकिल लेकर इंदौर भी हो आया था और उसके बाद अब यह सिलसिला शुरू भी हो गया है कि जब भी ताहिर देवास जाता है तो इंदौर भी जाता ही है। बल्कि अब तो ये होने लगा है कि ताहिर अब अधिकतर सामान देवास के होलसेल मार्केट की बजाय इंदौर से ही खरीदता है। देवास तो बस वो कुछ पुरानी दुकानों से खरीदे गए सामान का भुगतान करने और इंदौर जाने के लिए मामू की मोटरसाइकिल उठाने ही जाता है। आज़म को उसने समझा दिया है कि देवास के मुकाबले इंदौर में ज़्यादा वैरायटी भी मिलती है और 2 पैसे कम में भी पड़ती हैं चीज़ें। पहले जो खाना वो अपने पिता के ससुराल में देवास में खाया करता था, अब अक्सर होता यह है कि वो खाना वो अपनी होने वाली ससुराल में खाता है। देख बेटा, अपनी सास को खुश रखा कर, सब कुछ उसके ही हाथ में है। मैंने तो तेरे अब्बू के साथ जैसे तैसे करके काट ली, पर तेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं कटनी चाहिए। बेचारियों ने पूरी ज़िंदगी अकेले काटी है, सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर कैसे जायदाद को बचा के रखा है। अकेली औरत की ज़िंदगी, उस पर सिर पर लड़की का वज़न। बहुत हिम्मत वाली है। बेटा, तू बस उनको खुश रख, खूब खुश रख। छाती पर तो रख के ले नहीं जाने वाली हो सारी जायदाद को, आगे पीछे मिलना तो सब तुझे ही है। तू उनको खुश रखेगा तो कौन जाने खुश होकर अपने जीते जी ही सब कुछ तेरे नाम कर दें। मुमानी बता रही थी कि वैसे भले ही झगड़ालू हो खाला, पर दिल बहुत बड़ा है उनका, और ये झगड़ालू होना भी ज़रूरी है बेटा। झगड़ालू ना बनती तो अकेली माँ बेटी को यही रिश्तेदार खोल कर पी जाते। कोई झगड़ालू नहीं होता बेटा, वक्त सबको बना देता है ऐसा। और फिर उम्र ही क्या है उनकी, अभी 17-18 बरस की थी तब शादी हो गई, 19 को होने से पहले सबा पैदा भी हो गई, 20-21 की उम्र में शौहर का इंतकाल हो गया। अभी सबा की उम्र भी 19 के आसपास ही है। उस हिसाब से देखें तो अभी तो उनकी उम्र पूरी 40 की भी नहीं हुई है। 20 साल बिना शौहर के काटे हैं और अभी तो आधी उम्र ही हुई है, बाकी की आधी ज़िंदगी तो सामने है। इंदौर जैसे शहर में इतनी बड़ी जायदाद का मतलब लाखों करोड़ों की बात। अगर झगड़ैल न बनती तो जीने देता कोई। और सबा भी कितने दिन की है, दूसरे की अमानत है, दूसरे घर जाना ही है। उसके बाद तो फिर उनको अकेली ज़िंदगी बसर करनी है। या अल्लाह, किसी दुश्मन को भी ऐसी सज़ा मत देना जैसी उनको दी है। रहम कर मेरे मौला, रहम कर। सकीना ने अंतिम वाक्य कहते हुए सिसकना शुरू कर दिया और दुपट्टे के सिरे से आंखें पोंछनी शुरू कर दी। ताहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना बैग पैक करता रहा। सकीना नज़रों ही नज़रों में ताड़ रही है कि उसकी बात का ताहिर पर कितना असर हो रहा है। रिश्ता होना ना होना
तो अल्लाह के हाथ में, उसकी मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। पर किसी दुखियारी औरत के पास 2 घड़ी बैठ जाओ, ज़रा बात कर लो, तो उसमें बुरा क्या है। सकीना ने ताहिर को चुप देखा तो अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। हमारी तो कट गई जैसे तैसे, पर तेरी वैसे ना कटे जैसे हमारी कटी है, और हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। माशा अल्लाह, ऐसा खूबसूरत और तहजीब वाला लड़का चिराग तो क्या, आफताब लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला उनको तो रात दिन खुदा का शुक्राना करना चाहिए, सजदे में रहना चाहिए, जो हमारे ताहिर जैसा लड़का उनको मिल रहा है। जैसी उनकी बदनामी है रिश्तेदारी में, जिसकी वजह से तो कोई काना, लूला या रंडवा भी नहीं मिलना था उनको, जो ऐसा हीरे जैसा लड़का मिल रहा है, तो उसके सामने ज़मीन जायदाद क्या चीज़ है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। अभी अगर रिश्तेदारी में बात फैल जाए कि ताहिर का इंदौर की बात हमने तोड़ दी है, तो कल सुबह होते ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी हमारे। ताहिर को अपने ही काम में लगा देखकर सकीना ने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया। हालांकि सारी बात केवल ताहिर को सुनाने के लिए ही की जा रही हैं, मगर वो ऊपर से इस प्रकार दिखा रही है जैसे किसी अज्ञात उपस्थित से बात कर रही हो। ताहिर ने इस पूरी बात को सुनकर भी उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। वो पहले की ही तरह बस चुपचाप अपना बैग ही पैक करता रहा। हमें क्या समझ नहीं पड़ता है कि जब हमारा ताहिर किसी शादी ब्याह में सज धज के पहुँचे है, तो लड़कियाँ उनके माँ बाप तक मन ही मन मन्नतें मांगने लगते हैं कि या खुदा, ये शहज़ादा तो हमारी बेटी की ही किस्मत में लिख दे बस। आजकल के लड़कों की सूरत देखो तो हंसी आ जाए है। एड़े तेड़े, ऊंचक बूचे, काले कलूटे, लांब लंबूटे, उस पर बात करें हैं तो लगे हैं कि पत्थर मार रहे हैं। ना कोई शराफत, ना तहजीब, जाने क्या खा के पैदा कर रहे हैं माँ बाप इन लड़कों को। किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर दो तो उसकी भी आने वाली नस्ल बिगड़ जाए। हमारा ताहिर तो लाखों में एक है। कहती रहे दुनिया कि आज़म और सकीना तो इंदौर की जायदाद पर मर रहे हैं। अरे, हम नहीं मर रहे हैं जायदाद पे, इंदौर वाले ही मर रहे हैं हमारी जायदाद पे। हमारे ताहिर के सामने क्या है उनकी इंदौर की जायदाद? 2 कौड़ी की भी नहीं है। हम तो नुकसान में ही रह रहे हैं। मकान दुकान तो इंसान जब चाहे बना ले, मगर ऐसा परीज़ादा तो तभी पैदा होता है जब खुदा की रहमत होती है। ऐसी सूरत और शक्ल कोई माँ बाप से आती है? अरे, ऐसी सूरत और शक्ल तो खुदा की नेमत होती है, नेमत। सकीना बैठी बैठी अपने आप से बातें कर रही है और ताहिर को उत्साहित करती जा रही है। इधर रिश्तेदारी में इस रिश्ते को लेकर कुछ सुगबुगाहट होने लगी है। हालांकि अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, मगर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही बात पक्की हो जाएगी। अभी अनीस की तरफ से इस रिश्ते को लेकर हाँ नहीं हुई है, और आज़म के लिए अनीस की हाँ या ना का मतलब होता है खुदा का फरमान। जब तक अनीस की हाँ नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इधर सब में हो रही देर के कारण सकीना को डर है कहीं रिश्तेदारों की बात सुन सुनकर ताहिर का मन फिर ना जाए, कहीं वो इंदौर में शादी करने से इनकार ना कर दे। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर करके ताहिर के मन को मजबूत करती रहती है, ये बताने की कोशिश करती रहती है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस पूरी बात में एक बात जो सकीना बिल्कुल सच बोल रही है, वो ये कि ताहिर सचमुच ही वैसा है जैसा वो कह रही है। खूबसूरत, बांका, गबरू जवान है, नाक नक्श ऐसा है जैसे कोई फिल्मी एक्टर हो, उस पर जिम जा जाकर बदन भी तराश रखा है, रहता भी एकदम स्टाइल में है, ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया और चल पड़े। और उस पर बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी ने खूब तहजीबवान भी बना रखा है। बड़ों से बात करने का सलीका, अदब, एहतराम, ये सारी बातें हैं उसके अंदर। ऐसे में सकीना का ये कहना कि आफताब लेकर ढूंढने पर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं सही ही है। रिश्तेदारी में ताहिर के जो हम उम्र लड़के हैं, वे सचमुच वैसे एड़े तेड़े, ऊंचक बूचे, काले कलूटे, लांब लमूटे ही हैं जैसे सकीना कह रही है। और उस पर नीम पर चढ़ा करेला वाली बात ये कि ना तो बोलने की तमीज़ है, ना बड़े बुज़ुर्गों से कैसे बात की जाती है इसकी कुछ तहजीब है। ए बेटा, वो मसहरी में पैकेट रखा है, उसे भी अपने सामान में रख ले। सकीना ने देखा कि उसकी बातों का असर ताहिर पर अच्छे से हो गया है, तो इस बार सीधे ताहिर से ही मुखातिब होकर बोली, क्या है इसमें? ताहिर ने पैकेट की तरफ देखते हुए पूछा।
कल बाजार गई थी, बहुत उम्दा अनारकली सूट टंगा देखा दुकान के बाहर तो खरीद लाई, ले जा साथ में। सकीना ने कुछ चिरौरी करते हुए कहा। क्यों ले जाऊं? इंदौर में सिलवाओगी इसे? यहीं सिलवा लो, हर बार तो यहीं सिलवाती हो। ताहिर ने एक बार फिर पैकेट की तरफ देखते हुए कुछ लापरवाही से कहा। मैं पहनूंगी अनारकली? कभी देखा है मुझे पहने हुए? अरे ये तो मैं वहाँ के लिए लाई हूँ, ले जा अपने साथ। कहते हुए सकीना उठी और मसहरी पर रखा पैकेट उठाकर ताहिर के बैग के पास रख दिया। सुन, सबा के लिए नहीं लाई हूँ ये, सबा की अम्मी के लिए लाई हूँ, उनको ही दे देना, खुश हो जाएंगी। उनको कौन है देने वाला? और सुन, ये मत कहना कि अम्मी ने भेजा है, ये कहना कि मैं ही लाया हूँ आपके लिए। सबा का क्या है, वो तो अपने घर आ जाएगी तो उसे तो उम्र भर देना ही है। वैसे भी वो लड़की इतने तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनती है, शादी ब्याह में भी सादे कपड़े पहन कर आती है। उसके लिए अगली बार ले आऊँगी कुछ। ये सूट तो तू अपनी सास को दे देना अपनी तरफ से, ये रंग खूब खुलेगा उन पर। कहते हुए सकीना ने आगे बढ़कर उस पैकेट को ताहिर के बैग की जिप खोलकर उसमें रख दिया। ताहिर कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। अम्मी, तुम्हारा दिमाग भी कितनी दूर दूर का सोच लेता है, गजब करती हो तुम। अच्छा किया जो नानू ने तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ाया, वरना तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता था। कहाँ से सोच लेती हो इतने दांव पेश तुम? जब सकीना ने पैकेट बैग में रख दिया तो ताहिर ने मजाक करते हुए कहा। अरे बेटा, मछेरी की माँ को जाल बुनना कौन सिखाता है? बेटा, हकीकत भी यही है कि अल्लाह ने मर्द को मछेरा ही बनाकर पैदा किया है। उस पर मेरा बेटा तो मछेरों का शाहज़ादा है। ऐसी वैसी मछली के लिए जाल थोड़े ही फेंकेगा। जाल फेंकेगा तो सोन मछलियाँ फंसाने के लिए ही जाल फेंकेगा। जो सोन मछलियाँ फंसानी है तो मछेरे की माँ को जाल भी वैसा ही बुनना पड़ेगा। ऐसे वैसे जाल को तो सोन मछली तोड़ के ही भाग जाए है। सोन मछली के लिए तो जाल भी सोने के तारों का ही बनाना पड़े है। तेरी अम्मी भी सोने का ही जाल बुन रही है, और अपने लिए नहीं, सब तेरे लिए। तेरी अम्मी की तो कट गई, अपने शाहजादे को सोन मछली के साथ देख लूँ तो चैन की मौत आए। उस दिन मैं निहाल हो जाऊँगी। तू फिजूल की बहस मत किया कर, जाल मैं बुन रही हूँ, तू बस मछेरे की तरह जाके जाल फेंक दे। अल्लाह ने जो खूबसूरती तुझे अता की है उस पर, अपने बुने जाल पर और अपने मछेरे की बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा है। जा मेरे मछेरे, जाकर जाल फेंक, सोन मछली तेरा इंतज़ार कर रही है। सकीना ने ताहिर की बात का बहुत उलझा हुआ सा जवाब दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे जवाब भी ताहिर को नहीं दिया है, बल्कि खुद से ही बातें करते हुए जैसे खुद को ही उत्तर दिया है। अम्मा, तुम्हारी बातें या तुम जानो या फिर अल्लाह जाने, मेरे दिमाग में तो तुम्हारी बातें ना पहले घुसती थीं और ना अब घुसती हैं। आज तो यहीं पर इतनी देर हो गई है, कब जाऊंगा और कब वापस आऊंगा? बहुत रात हो जाएगी आज तो लौटते लौटते। आपसे कह रहा था कि जल्दी नाश्ता बना दो, अगली बार से बिना नाश्ता करे ही जाऊंगा, रास्ते में खा लूँगा कुछ भी। ताहिर ने मोबाइल में टाइम देखा तो कुछ झुंझलाते हुए कहा। आए हाय, घर होते हुए बाहर का क्यों खाओगे भला? बाहर का कैसा मिलता है मुझे मालूम नहीं है क्या? बाहर का खा खा कर खराब कर लो पेट। मर्द का जवानी का बिगड़ा पेट और चाल चलन, ये दोनों आगे चलकर बहुत दुख देते हैं बेटा। अपने अब्बा को ही देख ले, ढाँ ढों करते घूमते रहते हैं पूरे घर में, और उस पर भी पूरा दिन पेट पकड़े रहते हैं। और इतनी देर भी ना हुई है, अगर लौटने में देरी हो भी जाए तो अब तो घर है वहाँ इंदौर में, रुक जाना उनके यहाँ। सुबह सुबह चल पड़ना वहाँ से। अरे रुकोगे, अच्छे से मिलोगे जुलोगे, तभी तो अपनापन बढ़ेगा। ऐसे हवा के घोड़े पर सवार होकर जाने और आने से कुछ नहीं होने वाला। सकीना ने कुछ सोचते हुए कहा। उनके घर? बड़े अब्बा को पता चल गया ना तो खाल उतार देंगे मेरी। बोलने से पहले सोच तो लिया करो अम्मी कुछ। ताहिर ने कुछ गुस्से में कहा। अरे तो गलत क्या है, इतनी बड़ी हवेली है उनकी, रुक जाना किसी भी कमरे में, उसमें गलत क्या है? कुछ ना कहेंगे बड़े अब्बा। आधी रात को जान जोखिम में डाल के घर आना अच्छा है कि वहीं रात में रुक जाना? मैं संभाल लूँगी सब, कोई कुछ नहीं कहेगा। टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा है, वहाँ रात रुकेगा तो हम भी चैन से सोएंगे। रात बिरात आता है घर, हमारी जान मुंह में अटकी रहती है। कल को तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। सकीना ने ताहिर के विरोध को काटने के लिए एक बार फिर से इमोशनल पत्ता फेंका है।
अंतिम वाक्य कहने के साथ ही उसने अपने दुपट्टे के सिरे से अपनी आंखों को पोंछना शुरू कर दिया। अब रोना धोना मत शुरू करो फिर से। तुमसे बात करने में यही तो परेशानी है। जरा सी बात पे तुम्हारे नल शुरू हो जाते हैं। अब जाने तो मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है, ताहिर ने झुंझलाते हुए कहा और बैग उठाकर तेजी के साथ कमरे से बाहर हो गया। अनीस और आजम के बच्चों के बीच सकीना का रोना नल शुरू होने के नाम से मशहूर है। जब भी सकीना रोना शुरू करती है तो बच्चे मजाक में कहते हैं कि नल शुरू हो गए हैं। ताहिर के बाहर निकलते ही सकीना, जो कुछ ही देर पहले दुपट्टे में मुंह दबाकर रो रही थी, वो उस दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी जिस दरवाजे से होकर ताहिर बाहर गया है। अरे तो हमने किसका हाथ पकड़ा है? कहने वाले अपने बच्चों के लिए भी ढूंढ लें ऐसा कोई घर, पर ढूंढेंगे तो तब ना जब परीज़ादा पैदा किया हो हमारे ताहिर सरीखा। ऐचक बैंचक लूम लमूचक बच्चे पैदा करने वाले अब हमारी बराबरी कर रहे हैं। समीना ने बात तो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कमला भाभी से कही है, मगर ये कमला भाभी को भी पता है कि ये बात उनसे नहीं कही गई है, बल्कि सकीना के ठीक पड़ोस में रहने वाली बिल्किस को सुनाकर कही जा रही है। बिल्किस यूं होने को तो फरीदा की दूर की रिश्तेदार है, मगर सकीना की उससे बिल्कुल नहीं पटती है। हुआ ये है कि अभी कुछ दिन पहले बिल्किस के अब्बा बिल्किस के यहाँ आए हुए थे। उन्होंने रिश्तेदारी के कारण सारी ऊंच नीच समझाते हुए आज़म को समझाइश दी थी कि ताहिर का रिश्ता इंदौर नहीं करने के बारे में। आज़म उनकी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाए उनकी बात को सुनता रहा था। बिल्किस के अब्बा तो 2 दिन रुककर चले गए, मगर जो कुछ कर गए उसे अब बिल्किस को भुगतना पड़ रहा है। सकीना को पता चल गया कि बिल्किस के अब्बा ने उसके शौहर को रोककर ताहिर के रिश्ते को लेकर बात की है। इस तरह की जली कटी बातें अब गाहे बगाहे बिल्किस को सुननी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं कहते सकीना, सारे माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, किसी के बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहते। कमला भाभी ने अपने उम्र में बड़े होने का फ़ायदा उठाते हुए सकीना को समझाया। भाभी, मैं कहाँ किसी को कुछ कहने जा रही हूँ, लोग ही हमारे फटे में टांग घुसाने आ रहे हैं। मैं तो आज तक नहीं गई किसी के घर कहने कि अपने बच्चों का रिश्ता यहाँ करो वहाँ मत करो। लोगों को ही हमारा घर दिख रहा है। हमारे बच्चे का रिश्ता अच्छे खाते पीते घर में हो रहा है तो गैरों की तो बात छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को ही अच्छा नहीं लग रहा है। छातियों पर सांप लौट रहे हैं। इतना ख़राब ज़माना आ गया है कि दूसरों की खुशी फूटी आँख नहीं सुहा रही है लोगों को। अरे खुदा से डरो, वो सबकी खबर रखता है। किसी का बुरा सोचोगे तो अपना ही बुरा होगा। सकीना पर कमला भाभी के कहे का कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की ही तरह ऊंची आवाज़ में बिल्किस को सुनाते हुए अपनी बात कहती रही। बिल्किस की क्या हिम्मत है कि वो बाहर निकल कर कोई जवाब दे दे। पहली बात तो ये है कि कोई उसका नाम लेकर तो कह नहीं रही है सकीना, और फिर गलती तो उसकी तरफ की ही है। उसने बहुत मना किया था अपने अब्बा को कि वो कोई बात नहीं करें, लेकिन बड़े बुजुर्ग किसी की सुनते कब हैं। उनके लिए तो आज भी वही समय है जब अच्छे बुरे की सलाह देना, मशवरा देना, ये सब बड़े बुजुर्गों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ माना जाता था। बिल्किस के मना करते करते भी उसके अब्बा गए और आज़म को सलाह दे आए, और वही बात सकीना तक पहुंच गई। अब उस बात के पहुंचने का खामियाजा भुगत रही है बिल्किस। कमला भाभी तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सकीना जो कुछ कह रही है वो किसको सुनाने के लिए कह रही है। बिल्किस दरवाज़ा बंद किए हुए बिल्कुल पीछे रसोई में जाकर बैठी हुई है, मगर सकीना इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रही है कि वहाँ तक भी सकीना की आवाज़ एकदम साफ साफ पहुँच ही रही है। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता सकीना, किसके पास टाइम है दूसरों के बारे में सोचने का। यहाँ तो अपनी ही ज़िंदगी के लिए टाइम नहीं है। कमला भाभी की बिल्किस से भी अच्छी बनती है। बिल्किस की हालत को जानते हुए कमला भाभी ने कुछ समझाते हुए कहा, भाभी आप अच्छी हो इसलिए आप सबके लिए अच्छा ही सोचती हो, पर सब लोग आपके जैसे नहीं हैं। यहाँ तो किसी के घर में अगर घी का छौंका लगा हो और उसकी खुशबू लग जाए तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। किसी की खुशी अब किसी को बर्दाश्त नहीं होती है भाभी। लोगों का यूँ मानना है कि खुदा ज़माने भर की खुशियाँ बस उनके ही आंगन में बरसा दे, किसी दूसरे को कुछ नहीं मिले। किसी के जलते चिराग में तेल मत डालो, कोई बात नहीं, पर यह क्या बात हुई कि फूंक मारकर बुझाने ही लगो। खुदा का भी खौफ नहीं है। जो दूसरों के चिराग बुझाते हैं खुदा उनके ही घरों में आग लगा देता है। बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए।
सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। इस बार सकीना ने कमला भाभी को उत्तर दिया, मगर इस उत्तर में बिल्किस को जितनी जली कटी सुनानी थी सब सुना डाली। अरे नहीं सकीना, ऐसा नहीं सोचते। सब अपने अपने घर में दो रोटियां खा रहे हैं। किसको पड़ी है किसके घर में झांकने की? सबके घर में वही मिट्टी के चूल्हे हैं, सबकी ज़िंदगी की वही कहानी है। इस बार कमला भाभी ने कुछ और मीठी आवाज़ करते हुए कहा, हमारे लिए तो सब सोचते हैं भाभी, और कोई भी अच्छा नहीं सोचता। या खुदा, जो हमारा बुरा सोच रहा हो उसकी आधी रात को मैयत उठाना। तू तो सब देख रहा है, तेरे से क्या छिपा है मेरे मालिक? तू तो सब देख रहा है कि हमारी खुशी से कैसे लोगों के घर में मातम छा रहा है। दूर दूर से रिश्तेदार बुलाए जा रहे हैं मेरे शौहर को और मेरे बेटे को भड़काने के लिए। इतनी आग भर रही है मेरे घर को लेकर कि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। अरे इतनी ही हिम्मत है तो सामने आकर मेरे मुंह पर कहे कोई। मुंह नोच के कौओं को न खिला दूं तो पठानों की बेटी नहीं। मगर मेरे सामने आकर कोई कुछ नहीं बोलता। भाभी, आप नहीं जानती अपने आसपास ही कितनी जमालो भी रहती हैं जो भुस में आग डालकर दूर खड़ी होकर तमाशा देखने का शौक़ पालती हैं। मेरे सामने इनकी एक नहीं चलती। मैं तो इनकी नस नस पहचानती हूँ। कोई मेरे से तो आकर बात करता, मैं जवाब देती हूँ उनको। सकीना ने कमला भाभी को समझाइश पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए कुछ और चिल्लाकर कहा, बस भी कर, अब कितना चिल्लाएगी? कौन पराया है? तेरे ही तो रिश्ते नाते वाले हैं सब। रिश्ते नाते वाले कब किसका बुरा सोचते हैं? कमला भाभी ने आखिरी प्रयास किया। आजकल रिश्ते नाते वालों का ही सबसे ज़्यादा पेट दुखता है भाभी, और हमारे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं। ये तो फरीदा भाभी की तरफ के रिश्तेदार ही हैं ऐसे, सबका बुरा सोचने वाले। मैं तो उनकी इज्जत करती हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो अभी तक तो सारे मोहल्ले के सामने इज्जत का पंचनामा बना देती। अरे हमारा जितना बुरा सोचोगे खुदा उससे दुगना तुम्हारे को कर देगा, सकीना ने उत्तर दिया। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता सकीना, इतना गुस्सा मत हुआ कर। गुस्सा कर कर के ही शरीर में बीमारियां पाल ली हैं तूने। खुश रहा कर, कोई तेरा या तेरे परिवार का बुरा नहीं सोचता है। अभी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अभी थोड़ी देर में चक्कर खा के भड़ से यहीं गिर जाएगी। बेचारे आजम को दौड़ना पड़ेगा तुझे अस्पताल लेके। अभी तो ताहिर भी घर पर नहीं है। कमला भाभी ने कुछ प्यार से समझाते हुए कहा सकीना से। हालांकि पता है कि सकीना पर किसी की समझाइश का कभी कोई असर ना हुआ है ना होगा। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप भी। मैं ही बुरी हूँ। सारी दुनिया तो एकदम दूध की धुली ही है। मैं ही बुरी हूँ जो सबका बुरा सोचती हूँ। मेरी जुबान ही काली है जो मैं सबको बिला वजह गालियाँ देती रहती हूँ। बाकी सब तो मेरे लिए दिन भर फूल बरसाते रहे हैं अपनी जुबान से। सकीना ने कमला भाभी की बात पर कुछ रुआसे होते हुए कहा और कहते कहते ही अपने दुपट्टे का सिरा मुंह में दबाकर सिसकने लगी। सकीना, टेम बेटेम नल मत चालू करा कर। कमला भाभी को भी पता है कि अनीस और आज़म के बच्चे सकीना के रोने को नल शुरू होना कहते हैं। कोई तुझे भी बुरा नहीं कह रहा है। चल अब चुप हो जा। जरा जरा सी बात को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। चल चुप हो जा बिल्कुल। अंदर जा, मैं भी आ रही हूँ बस 10 मिनट में। कल की बची हुई बढ़िया आज तोड़ लेंगे। चल छत पे मोम पप्पड़ बिछा के रख, मैं आती हूँ। सूखे कपड़े अंदर रख के। कहती हुई कमला भाभी अपने घर के अंदर चली गई। सकीना ने भी एक बार बिल्किस के घर के बंद पड़े हुए दरवाजे को कुछ गुस्से और नफ़रत के साथ देखा और उतने गुस्से में घर के अंदर चली गई। ताहिर का इंदौर आना जाना अब और बढ़ गया है। जिस दिन सकीना ने उसे वहीं इंदौर में ही रात को रुकने को कहा था, उस रात वो इंदौर में ही रुककर सुबह ही वहाँ से लौटा था। उसके बाद अब हर बार ऐसा ही हो रहा है। अब ताहिर रात को वहाँ से लौटता नहीं है। सामान खरीदने के बाद वहीं रात को रुक जाता है। अब वो देवास भी नहीं जाता है। देवास की सारी दुकानों का हिसाब कर दिया है उसने। अब सीधे इंदौर ही जाता है। इंदौर जाता था तो मामू की मोटरसाइकिल के बहाने वहाँ सबको पता चल जाता था कि ताहिर अपनी होने वाली ससुराल गया है। अब किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। उधर फरीदा का बाज़ार आना जाना भी बढ़ गया है इन दिनों। हफ्ते भर बाद ताहिर की बात पक्की करने जा रहे हैं वे लोग इंदौर। अनीस ने पहले ही कह दिया था कि आज़म और सकीना का काम बस घर बार और लड़की देखने तक ही है। उसके बाद जो भी रस्म होनी है, जो कुछ भी लड़की को देना है, वो सब अनीस और फरीदा ही करेंगे।
बस उसी दिन की तैयारी में फरीदा रोज़ ही किसी न किसी काम से बाज़ार जा रही है। कभी सुनार के यहाँ तो कभी कपड़े वाले के यहाँ, कभी चूड़ी वाले के यहाँ तो कभी चप्पल की दुकान पर। हालांकि एक फांस सी मन में फरीदा के चुभी हुई है, फांस उस पूरे घटनाक्रम की जिसका ब्यौरा उसे बिल्किस ने मोबाइल पर पूरा सुनाया है। विशेषकर वो बात कि सकीना ने किस प्रकार बिल्किस को फरीदा का रिश्तेदार बताते हुए सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर बुरा कहा है। जाहिर सी बात है कि जब बिल्किस ने बताया होगा तो उसे नमक मिर्च तो छिड़का ही होगा पूरे ब्यौरे में, इसलिए भी और ज़्यादा छिड़का होगा कि वो सकीना के मुंह पर तो कुछ भी नहीं कह पाई थी उस समय। बिल्किस ने पूरी बात रो रो के सुनाई है फरीदा को। उसने पूरी कहानी सुनाते समय बस एक ही बात पर जोर दिया कि उसकी ये बेइज्जती बस इसलिए की गई है क्योंकि वो फरीदा की रिश्तेदार है। फरीदा का ही नाम ले लेकर सकीना ने पूरे मोहल्ले के सामने उसे और उसके अब्बा को जलील किया है। कहानी में नमक मिर्च तो क्या, सारे के सारे गरम मसाले बिल्किस ने इस प्रकार डाले थे कि फरीदा की जगह कोई और होती तो इतना सब सुनने के बाद सकीना के साथ आर या पार करने पर उतर आती। मगर इतना सब सुनने के बाद भी फरीदा पूरे उत्साह के साथ सामान की खरीद में लगी हुई है। अभी भी सुनार के यहाँ से ही लौटी है वो चूड़ियाँ लेकर। डब्बे को खोलकर चूड़ियों पर हुए मीने के काम को खिड़की के पास उजाले में ले जाकर देख रही है। चूड़ियाँ देखने में ही उसने खिड़की से देखा कि बाहर मोटरसाइकिल आकर रुकी है। आज़म और सकीना आए हैं। मोटरसाइकिल से उतरते ही सकीना दौड़ती हुई घर में घुस गई है। फरीदा कुछ हैरान होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। फरीदा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही सकीना आंधी की तरह आई और आते ही फरीदा से लिपट गई, इतनी ज़ोर से कि फरीदा गिरते गिरते बची। फरीदा से लिपट कर सकीना फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ सक्को, बता तो सही, क्यों रो रही है ऐसे? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी बता क्या हुआ है। बच्चे तो ठीक है ना सब? ताहिर ठीक है? कहाँ हैं बच्चे? फरीदा ने कुछ घबराते हुए पूछा। इतनी देर में आज़म भी मोटरसाइकिल खड़ी कर कर अंदर आ गया। कमरे में आकर उसने भी एक ठंडी सांस छोड़ी और वो भी मुंह लटकाए रोनी सूरत बनाए कोने में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया। फरीदा ने आज़म की उतरी हुई रोनी सी सूरत देखी तो उसका दिल और बैठ गया। आज़म के बच्चों में अनीस और फरीदा की जान बसती है। फरीदा ने मनी मन अल्लाह से बच्चों की सलामती की दुआ मांगी। अरे क्या मेरी जान लोगे तुम दोनों मिलकर? बताते क्यों नहीं क्या हुआ है? फरीदा ने घबराहट में कुछ डांटते हुए पूछा सकीना से, जो अभी भी उसी प्रकार फूट फूट कर उसके गले से लगी रो रही है। भाभी वो कहते कहते सकीना एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पहले बात बता दे फिर रो लेना, मेरी जान निकली जा रही है। चुप हो जा बिल्कुल, फरीदा ने अपने आप से सकीना को अलग करते हुए डांट कर कहा। भाभी वो ताहिर, इतना कहकर सकीना ने आज़म की तरफ देखा। आज़म का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ देखकर आगे की बात उसके मुंह से ही नहीं निकली और वो फिर रोने लगी। क्या हुआ ताहिर को, बता तो सही। आज़म आप ही बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरे ताहिर को? ताहिर का नाम सुनकर फरीदा की घबराहट और बढ़ गई। भाभी ताहिर इंदौर में ही है, उसने इनसे मोबाइल पर बात की और कहते हुए आज़म एक पल को रुका और निकाह करने की बात कही है। आज़म ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ तो कर तो रहे उसका निकाह, 3 महीने बाद ही तो है उसका निकाह, उसे और जल्दी करना है क्या? समझा रहे थे तुम्हें मत भेजो वहाँ बार बार उसे। अरे आग और घास को साथ रखोगे तो आग तो भड़केगी ही, पर इसमें इतना रोने पीटने की क्या बात है? जुनैद के अब्बू समझा लेंगे उसे, सगाई करने जा रहे हैं हम। मैं अभी तो सुनार के पास से चूड़ियाँ उठा के लाई हूँ। कहते कहते फरीदा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सोने की चूड़ियाँ दिखाईं। भाभी वो बात नहीं है, बात यह है कि सकीना बात कहते कहते फिर रुक गई। क्या बात है, मुझे बताएगी कि जुनैद के अब्बू को बुलाऊं? इस बार फरीदा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। भाभी ताहिर निकाह करने की बात कह रहा है, उसने इंदौर से मुझे मोबाइल लगाया था। कहते हुए सकीना रुकी और आज़म की तरफ देखा जो गुस्से में उसे देख रहा है। ताहिर निकाह की बात कह रहा है, जलेबी ही बनाती रहेगी कि इस निकाह की जलेबी से आगे भी बढ़ेगी? फरीदा ने गुस्से में कहा। भाभी सोन मछली लेने गया मछेरा खुद ही जाल में फंस गया है। ताहिर निकाह की बात कर रहा है पर सबा से नहीं, सबा की अम्मी से निकाह की बात कर रहा है।
सकीना ने अपने अंदर की पूरी हिम्मत बटोरकर बात पूरी की। सकीना की बात सुनकर फरीदा को गुस्सा आ गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई चूड़ियाँ झनझना कर गिर पड़ीं। एक चूड़ी सीधे जमीन पर गिरी और उस पर लगा हुआ मीना तथा अंदर भरी लाख चटक कर बिखर गए। दूसरी चूड़ी कुछ तिरछी होकर गिरी और ज़मीन पर गोल गोल घूमने लगी। फरीदा का सिर भी उस घूमती हुई चूड़ी की ही तरह गोल गोल घूम रहा है। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई एक रोचक कहानी जाल फेंक रहे मछेरे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साहित्य प्रेमी मित्रों तक शेयर भी करिएगा। और आपको याद दिला दूं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।